विद्यार्थियों जय हिंद। हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर के ट्रांसलेशन के एक पार्ट का भाग करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आज हम सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के चारों भागों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान देख लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा किस तरह से पहचाना जाता है, क्योंकि हम जब तक हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान नहीं कर लेंगे तब तक हम अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम टेंस की पहले पहचान करें। विद्यार्थियों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में, जो हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में रहा है या तो आएगा, या तो रही होंगे, या रहा होगा, या रहे होंगे, जैसे शब्द आए रहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अनुवाद हमें हिंदी वाले वाक्य का अंग्रेजी में करना है। तो अब अंग्रेजी में करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम सहायक क्रिया जान लें। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो 3 सहायक क्रिया होती है। नंबर 1 होता है इज, फिर एम, फिर आर। यानी ये इज, एम, आर 3 सहायक क्रिया होती है। तो फिर दिमाग में उठता है कि किस जगह पे हम इज का प्रयोग करें, किस जगह पे हम आर का प्रयोग करें और किस जगह पे हम एम का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखिएगा, कर्ता यदि होगा ही, सी, इट तथा एक वचन का होगा तो उसके साथ में हम इस का प्रयोग करेंगे। कर्ता आई के साथ में हम एम का प्रयोग करेंगे। कर्ता यू, बी, दे तथा बहुवचन के साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता किसे कहते हैं विद्यार्थियों? कर्ता वह भाग होता है वाक्य का जो कि किसी काम को करता हो, यानी कि वाक्य में काम करने वाले व्यक्ति को ही हम कर्ता कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक वाक्य लिख रहे हैं कि राम गीत गा रहा है। यहाँ पर देखें विद्यार्थियों, वाक्य के अंत में यहाँ पे रहा है आया हुआ है, और रहा है आने से हम ये समझ गए कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें कर्ता के रूप में देखिएगा ये राम है, क्योंकि गीत जो गाने का काम हो रहा है वो राम कर रहे हैं। मैंने कह दिया कि जो काम करे उसी को हम कर्ता कहते हैं, तो कर्ता यहाँ पे राम हो जाएगा। बस अब हमने 2 बातें पहचान ली। एक तो हमने कर्ता पहचान लिया, दूसरा हमने टेंस पहचान लिया। वाक्य के अंत में हमारे देखें यहाँ पे रहा है आया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो एक बात विद्यार्थियों और ज़रूरी हो जाती है कि टेंस के बाद हमें सेंटेंस पहचानना होता है, क्योंकि अंग्रेजी में 4 सेंटेंस होते हैं: सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखिए विद्यार्थियों, हमने सिंपल सेंटेंस की भी पहचान लिख रखी है कि वह सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द ना आया हो उसे हम सिंपल कहते हैं। यानी देख लीजिए, इसमें नहीं शब्द नहीं आया, जैसे राम गीत गा रहा है, इसमें नहीं आया है, इसीलिए इसे हम सिंपल कहेंगे। यदि इसमें नहीं शब्द आया होता, राम गीत नहीं गा रहा है, तो फिर ये तो निगेटिव हो जाता, लेकिन इसमें नहीं ना आने के कारण ये क्या हो गया? सिंपल हो गया। अब सिंपल वाक्यों का हम अंग्रेज़ी में अनुवाद करेंगे, तो अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के लिए हमें कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हम इस अंग्रेजी वाक्य, हिंदी वाले वाक्य का कौन सा, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कौन सा शब्द पहले लिखें और कौन सा बाद में लिखें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला रखा है कि अंग्रेजी में अनुवाद का सूत्र जो होता है, यानी अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम सबसे पहले किसको लिखें, फिर उसके बाद क्या लिखें, फिर उसके बाद क्या लिखें। तो सबसे पहले देखें, कर्ता का नंबर आता है। यदि वाक्य सिंपल का है तो सिंपल वाले वाक्य में सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि कर्ता उसे कहते हैं जो काम करे, और यहाँ है राम गीत गा रहा है, क्योंकि यहाँ गाने वाला काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर गा कौन रहा है? राम गा रहे हैं, इसीलिए हम राम को कर्ता बना देंगे। अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते थे विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अंग्रेजी में राम लिख लेंगे, ये हो गया राम। और फिर अब देखें, कर्ता के बाद फिर हमें क्या चाहिए? सहायक क्रिया चाहिए। तो सहायक क्रिया
के रूप में हम किसका यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास तो सहायक क्रिया 3 है, इज, एम, आर। इसके लिए हमने आपके आसानी के लिए हमने यहाँ पर देखिए लिख रखा है कि यदि कर्ता के रूप में ही, सी, इट तथा एक वचन आया होगा तो उसके साथ में आप सहायक क्रिया इसका प्रयोग कर देना। जैसे राम एक वचन है तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग कर लेंगे, इस प्रयोग कर लेंगे। लेकिन यदि कर्ता आई आया होगा तो उसके साथ में सहायक क्रिया एम का प्रयोग कर लेना। यदि कर्ता यू आया होगा, यदि कर्ता यू, बी, दे तथा बहुवचन के साथ में आया होगा तो उसे हम आर का प्रयोग करेंगे, उस जगह पे सहायक क्रिया हम आर का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों देखो हमने क्या लिख लिखा है, कर्ता। कर्ता के बाद क्या लिख लिया हमने, इज। क्यों, क्योंकि राम एक वचन है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, इज। अब इसके बाद क्या चाहिए, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया उसे कहते हैं जो कि कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है। कर्ता जो काम करेगा उसी को हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, राम कौन सा काम कर रहा है, गाने वाला काम कर रहा है, और गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, तो यहाँ मुख्य क्रिया के रूप में हम सिंग लिख लेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये रूल है कि यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी जीरंड लगा देते हैं। आईएनजी को जीरंड कहते हैं, आईएनजी यानी हो जाएगा सिंगिंग। अब उसके बाद कर्म, अच्छा क्या गा रहा है, तो गाने का जो काम है, क्या गा रहा है भैया, गीत गा रहा है। तो गीत का मतलब हो जाएगा यहाँ पे द सॉन्ग, ये हो जाएगा द सॉन्ग हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं है, यही मेरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। कर्म है तो हमने कर्म लिख लिया, स्थान इसमें नहीं था हमने स्थान नहीं लिखा, समय नहीं था इसीलिए हमने समय नहीं लिखा। तो विद्यार्थियों, जो चीज़ होता है उसे हम लिख लेते हैं और जो चीज़ नहीं होता है उसे हम नहीं लिखते हैं। और इस तरह से हम इस फार्मूले पे सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, स्थान लिखते हैं, समय लिखते हैं। उसके अलावा जो भी ज़रूरत होती है उसको हम इस तरह वाक्य में पूरा लिख करके अपने पूरे वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर लेते हैं। विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम एक सेंटेंस और बताते हैं। विद्यार्थियों, हम देखेंगे दूसरा वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सिंपल का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सिंपल का दूसरा वाक्य हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ, मैं घर में, मैं कमरे में किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखें विद्यार्थियों, रहा हूँ आ गया, हमने पहचान लिया कि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब इसमें नहीं ना आने के कारण इसे हम कहेंगे कि सिंपल है, और सिंपल वाले वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। कर्ता के रूप में किसे लिखा जाएगा, मैं को। क्यों, क्योंकि पढ़ने का काम मैं कर रहा है, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। अब आई के बाद, कर्ता के बाद क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर कर्ता के रूप में आई आएगा तो आई के साथ में हम क्या लगा देंगे, आई एम लगा देंगे। तो यहाँ पर आई एम लगा दीजिए। उसके बाद क्या चाहिए, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, क्योंकि मैं कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का, तो पढ़ने का अंग्रेजी होता है रीड। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। अब उसके बाद क्या चाहिए, कर्म। अच्छा, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया के बाद कर्म हो गई। अब मैं क्या पढ़ रहा है, तो ये किताब पढ़ रहा है, यानी किताब क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, रीडिंग द बुक। अच्छा, अब कर्म के बाद क्या चाहिए आपको, स्थान। कहाँ पढ़ रहा है, कमरे में पढ़ रहा है, तो मैं की अंग्रेजी पहले, ये प्रीपोजिशन होता है, इसे हम पहले लिखेंगे इन, और उसके बाद कमरे की अंग्रेजी होती है इन द रूम। इस तरह से हमने दूसरा वाक्य भी सीख लिया कि किस तरह से सिंपल वाले वाक्य को नेगेटिव में, सिंपल वाले वाक्य को किस तरह से हम अंग्रेजी में अनुवाद कर लेते हैं। विद्यार्थियों, एक सेंटेंस और देख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से नेगेटिव वाले वाक्य का अनुवाद किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ कि तुम बाजार, तुम जैसे लिख लें, तुम मैदान में हॉकी खेल रहे हो। विद्यार्थियों देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो रहे हो से हम जान गए कि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसमें नहीं ना होने के कारण ये मेरा सिंपल है, तो सिंपल वाले वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता, क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहा है, तो तुम के साथ में हम कौन,
तुम लगा देंगे, तुम की अंग्रेजी यू होती है। अब यू के साथ में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, यहाँ पर देख लीजिए कि यू, बी, दे तथा बहुवचन के साथ में, यानी यू के साथ में हम कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आर। उसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो मुख्य क्रिया क्या है, तुम कौन सा काम कर रहा है, खेलने वाला। तो खेलने को हम क्या कर देंगे, प्ले कर देंगे। लेकिन प्ले में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगता है, जिसे हम जीर्ण कहते हैं। अच्छा, यू आर प्लेइंग यानी कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया के बाद क्या चाहिए, हमें कर्म चाहिए। क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, तो द हॉकी कर दीजिए। अब हॉकी के बाद कर्म हो गया, कर्म के बाद क्या चाहिए, स्थान चाहिए। स्थान का नंबर आ गया, तो स्थान तो मैदान होता है, तो मैदान में मैं की अंग्रेजी पहले लिखेंगे इन, और उसके बाद द फील्ड। इस तरह से हम अपना सिंपल वाला वाक्य अंग्रेजी में अनुवाद करके देख लेते हैं कि किस तरह से कोई भी सिंपल वाला वाक्य इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है। विद्यार्थियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नेगेटिव वाले सेंटेंस को सिंपल में बनाया जाता है। विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि इसी नेगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का किस तरह से वाक्य किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्योंकि पहचान चुके हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, सब जैसे आता है। और उसके अलावा उसकी सहायक क्रिया भी आप जान चुके हैं कि सहायक क्रिया इज एम आर होती है। ये भी आप जान चुके हैं कि किस कर्ता के साथ में कौन सी सहायक क्रिया हम यूज़ करते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस की हम पहचान कर लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द आए उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए विद्यार्थियों फार्मूले या अंग्रेजी में अनुवाद करने का जो सूत्र होगा, सबसे पहले आप देखें कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। विद्यार्थियों, सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। बाकी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। कर्म, स्थान, समय सब हमारा वही होता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ये पहचान लेना चाहिए कि हमारा टेंस कौन है और सेंटेंस कौन है। विद्यार्थियों, थोड़ा सा देखिए, हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ मोहन बाजार नहीं जा रहा है। अब मोहन बाजार नहीं जा रहा है में देखें, एक तो रहा है आ गया, इससे हम जानेंगे कि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें नहीं आया हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में सबसे पहले हम किसका अनुवाद करेंगे, कर्ता का। कर्ता इसमें कौन है, मोहन, क्योंकि जाने का काम तो मोहन कर रहे हैं, इसलिए मोहन कर्ता हो जाएंगे। अब मोहन एक वचन है और एक वचन के साथ में कौन सी सहायक क्रिया लगती है, इसका प्रयोग, तो यहाँ पर इस कर लेंगे। और उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर लीजिए। फिर मुख्य क्रिया क्या है, जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, इसमें लगाएंगे जीरंड यानी आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा का मोहन इज नॉट गोइंग। अब कहाँ नहीं जा रहा, कर्म तो है नहीं इसमें। उसके बाद स्थान क्या है, बाजार, इसलिए लिखेंगे टू द मार्केट, टू द मार्केट। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी नेगेटिव सेंटेंस का एक दूसरा वाक्य और देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे देख लो कि मैं जंगल में लकड़ी नहीं काट रहा हूँ, नहीं काट रहा हूँ। विद्यार्थी यहाँ पर देखें, नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव हो गया, रहा हूँ आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई के साथ में सहायक क्रिया लगता है आई एम, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे आई एम का प्रयोग करेंगे। आई एम के बाद देखिएगा कर्ता हो गया, सहायक क्रिया के बाद फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर दीजिए। अच्छा, नॉट के बाद क्या चाहिए, मुख्य क्रिया क्या है, काटना, काटना का अंग्रेजी कट, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, हो जाएगा कटिंग। और उसके बाद कर्म के रूप में देखें क्या होता है, कर्म क्या काट रहा है, वो लकड़ी काट रहा है, तो द वुड हो जाएगा, यहाँ पर वुड लगाइए। अब उसके बाद क्या चाहिए, स्थान क्या है, जंगल में, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। इस तरह से देखें, हमारे पास एक वाक्य बन गया जो कि नेगेटिव सेंटेंस था। सबसे पहले हमने कर्ता लिखा, फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर स्थान। समय होता तो समय लिखते, यानी जो चीज़ रहेगा उसको अपने क्रम पे लिखना है, इधर उधर लिखने से सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है, फिर उससे गलत माना जाता है। विद्यार्थियों, अब हम थोड़ा सा सेंटेंस देखेंगे, एक और सेंटेंस देखेंगे नेगेटिव का। जैसे हम लिख लें, हम
कमरे में गीत नहीं गा रहे हैं। रहे हैं से जान गए कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, नहीं से जान गए कि हम निगेटिव में हैं। अब इसको हम अनुवाद करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है? हम की अंग्रेजी क्या होती है? हम की अंग्रेजी क्या होती है? बी, यानी बी हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखें बी के साथ में क्या लगेगा? आर, यानी हम लगा देंगे यहाँ पे आर। उसके बाद क्या चाहिए? नॉट, नॉट लगा दीजिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए? मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में देखिए आप क्या कर रहे हैं, मुख्य क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है गाना। गाना की अंग्रेजी होती है सिंग। अब सिंग में ING लगा दीजिए, सिंगिंग। अब उसके बाद फिर अब आइएगा कर्म। कर्म क्या गा रहे हैं? द सॉन्ग, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे द सॉन्ग। अच्छा, कहाँ गा रहे हैं? कमरे में। कमरा क्या है? स्थान है, इसीलिए स्थान में लिखेंगे इन द रूम, इन द रूम। इस तरह से विद्यार्थियों देखिएगा, आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है और नेगेटिव सेंटेंस का किस तरह से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। इसी तरह से इस सूत्र को याद करके हम समझ जाएंगे कि किस तरह से कौन सा वाक्य किस जगह पे और कैसे लिखा जाता है। विद्यार्थियों, ये तो था मेरा नेगेटिव सेंटेंस, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपने सबसे पहले ये देख लिया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंपल किस तरह से अनुवाद किया जाता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव किस तरह से अनुवाद किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। तो जिस तरह से आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान की कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है होता है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और आपने ये पहचान लिया कि जिस वाक्य में नहीं ना हो उसे सिंपल कहते हैं और जिस वाक्य में नहीं होता उसे हम नेगेटिव कहते हैं। उसी तरह से विद्यार्थियों, अब हम ये पहचान लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि वह सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आया हो। तो प्रश्नवाचक शब्द आया हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो विद्यार्थी, ये प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? तो हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो तो क्या होता है? सबसे पहले क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किधर, ये सब जो होते हैं ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अगर ये प्रश्नवाचक शब्द किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में आया होगा तो उसे हम कह देंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव, एक सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव। पहले हम विद्यार्थियों पहले सीखेंगे कि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव क्या है। तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव वह इंट्रोगेटिव होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया होता है। तो जैसे हम यहाँ पर देखें लिख रहे हैं, जैसे लिख दूँ क्या राम कमरे में पढ़ रहा है, कमरे में पढ़ रहा है। तो विद्यार्थी, एक तो यहाँ पे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, ये तो हमें बताता है कि हम इंट्रोगेटिव के वाक्य हैं। लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किधर, यदि ये प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ यानी शुरुआत में ही आया रहेगा तो इसे हम कह देंगे कि ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। और फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव करते समय विद्यार्थी, इस क्या शब्द का अनुवाद नहीं किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। बाकी फिर सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, स्थानीय, हमारा जो फार्मूला होता है उसी के आधार पर हम वाक्य को सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमारे पास क्या होनी चाहिए? हम जानते हैं कि जो सहायक क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार यूज होती है। कर्ता यदि इसमें ही, शीट था, एक वचन होता है, तीज होता है, आई के साथ में एम, यू, बी तथा बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिएगा, कर्ता राम है और राम कितना वचन है? एक वचन है, और एक वचन के साथ में कौन सा सहायक क्रिया लगाएंगे? इसका प्रयोग करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर क्या चाहिए? हमें कर्ता चाहिए। कर्ता कौन है? राम है, तो राम को लिख लीजिए। राम के बाद क्या चाहिए? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। अब रीड में लगाइएगा ING, हो जाएगा क्या? रीडिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमेशा ING लगता है, तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया करो हमेशा। देखें कर्म, कर्म क्या है इसमें? कर्म इसमें क्या है? पढ़ना। लेकिन क्रिया तो पढ़ना है, लेकिन वो क्या चीज़ पढ़ रहा है ये नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया। तो जिसका प्रयोग ना किया जाए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद किसका नंबर आता है? स्थान का। स्थान यहाँ पे क्या है? कमरे में। तो मैं की अंग्रेजी पहले लिखेंगे इन, उसके बाद फिर द रूम, इन द रूम। तो इस तरह से विद्यार्थियों देखें, इज राम रीडिंग द रूम, ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। विद्यार्थियों, एक वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का और देख लीजिए। विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि क्या वह बगीचे
में फूल तोड़ रहा है। रहा है से कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम जान गए। अब क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये प्रारंभ में आया हुआ है, इसीलिए इसको हम फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव कहेंगे। और मैंने कहा कि फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में इसका अनुवाद नहीं करेंगे, यानी इसको छोड़ देंगे। कहाँ से चालू करेंगे? सहायक क्रिया से। सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए? इज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वह आया हुआ है और वह के साथ में देखें वह की अंग्रेजी ही होती है और इसके साथ में क्या लगा देते हैं? हम इज लगा देते हैं। यहाँ पर इज आ जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए हमें? कर्ता चाहिए। कर्ता क्या है? ही। उसके बाद क्या चाहिए? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है भैया? तोड़ना। तोड़ना का अंग्रेजी क्या होती है? प्लक, PLU, प्लकिंग। अच्छा, ही इज ही प्लकिंग। का तोड़ रहा है? फूल तोड़ रहा है। इसका मतलब कर्म दिया गया है, फ्लावर। अब कर्म हो गया, कर्म के बाद स्थान, वो कहाँ तोड़ रहा है? बगीचे में। तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देते हैं। विद्यार्थियों, ये तो था मेरा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव, जो कि पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हम पढ़ाए थे। इसी क्रम में हम देखेंगे कि किस तरह से सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव बनता है। विद्यार्थियों, इसकी कॉपी कर लें, फिर उसके बाद हम सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव देखेंगे। विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव का अनुवाद किया जाता है, जो कि हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। हमें अब समझ में प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पहचानना आ गया है और उसकी सहायक क्रिया समझ में आ गई है। अब हम केवल इतना ही देखें कि किस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद करते समय किस वाक्य या किस शब्द को किस जगह रखा जाता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कह दिया कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, जिसमें से फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव कैसे होता है। तो सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव को देखने के लिए देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, मुख्य क्रिया में ING लगाएंगे, कर्म, स्थान, समय। लेकिन विद्यार्थियों, ये आपको समझ लेना है कि सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव की बनावट कैसे होती है। तो बनावट के आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पर सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव मैं एक लिख रहा हूँ, जैसे लिख दूँ मोहन, मोहन मैदान में हॉकी क्यों खेल रहा है? मोहन मैदान में हॉकी क्यों खेल रहा है? तो क्यों देखें आपकी बार बीच में आ गया। और यही तो सेकंड टाइप की पहचान होती है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किधर, ये सब में से कोई एक आया हो और वो भी बीच में आया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कह देंगे कि भैया ये सेकंड टाइप है। लेकिन कौन सा टाइप का है? सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है। और सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले जो बीच में रहता है प्रश्नवाचक शब्द, इसी का अनुवाद करते हैं। क्योंकि देखिए फार्मूले में सबसे पहले क्या लिखा गया है? प्रश्नवाचक शब्द। उसी प्रश्नवाचक शब्द को पहले लाएं और लिखें हवाई। अब उसके बाद क्या चाहिए? सहायक क्रिया। हमेशा सहायक क्रिया कर्ता के हिसाब से लगता है। यहाँ पर मोहन क्या है? एक कर्ता है, एक वचन है, और एक वचन के साथ में हम कौन सा प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इज। उसके बाद क्या चाहिए? इज के बाद क्या चाहिए? कर्ता। कर्ता कौन से है भैया? मोहन है। मोहन को कर्ता बना दीजिए, मोहन करता हो गया। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, क्या कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। प्ले में लगाएंगे ING, हो जाएगा व्हाई इज मोहन प्लेइंग। अच्छा, मुख्य क्रिया के बाद क्या चाहिए? कर्म। क्या खेल